आज़ाद मुल्क के पहले वजीर तालीम रहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जद्दोजहद आज़ादी में अहम रोल था। 1923 में वो कांग्रेस के सबसे कम उम्र के सदर चुने गए थे। 1940 के आखिर में मोहम्मद अली जिन्ना की अलग मुल्क की मांग सामने आई तो सबसे पहले जिन लोगों ने मुखालिफत की उनमें मौलाना आज़ाद सबसे आगे थे। 15 अगस्त 1947 को मुल्क को आज़ादी मिलने के बाद अबुल कलाम आज़ाद ने उत्तर प्रदेश में रामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीतकर संसद पहुंचे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में उनको एजुकेशन मिनिस्ट्री का जिम्मा दिया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 11 नवंबर 1888 को सऊदी अरब के मक्का में एक हिंदुस्तानी घराने में पैदा हुए थे। अबुल कलाम आज़ाद, जिन्हें आमतौर पर मौलाना आज़ाद के नाम से याद किया जाता है, हिंदुस्तान के सबसे अहम आज़ादी के जंगजुओं में से एक थे। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी बल्कि पाकिस्तान बनने की भी जमकर मुखालिफत की थी। आज़ादी की लड़ाई में उनकी शुरुआत तहरीक खिलाफत से हुई थी। 1923 में उन्हें पहली बार कांग्रेस का सदर चुना गया था। जिन्ना को समझाने की जिम्मेदारी आज़ाद को सौंपी गई कि हिंदुओं और मुसलमानों के सैकड़ों साल तक साथ रहने के बाद अलग होने की मांग मुस्बत नहीं होगी। आज़ाद के तय जिन्ना की तलखी इतनी थी कि उन्होंने उन्हें खत लिख कर कहा, मैं आपके साथ ना तो कोई बात करना चाहता हूं और ना ही कोई खतो किताबत। आप हिंदुस्तानी मुसलमानों का यकीन खो चुके हैं। क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि कांग्रेस ने आपको दिखावटी मुसलमान सदर बनाया है? आप ना तो मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं और ना ही हिंदुओं की। अगर आप में जरा सी भी इज्जत नफ्स है तो आप कांग्रेस के सदर ओहदे से इस्तीफा दे दीजिए। 9 अगस्त 1942 को जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो तहरीक शुरू की तो मौलाना आज़ाद कांग्रेस के सदर थे। उन्हें कांग्रेस के सभी बड़े लीडरान के साथ गिरफ्तार कर अहमदनगर किले में ले जाया गया और कांग्रेस पर पाबंदी लगा दी गई। 32 महीनों बाद अप्रैल 1945 में मौलाना आज़ाद की रिहाई हुई। जब सितंबर 1946 में उबूरी हुकूमत तश्कील दी गई तो शुरू में गांधी और नेहरू की गुजारिश के बावजूद आज़ाद सेंट्रल कैबिनेट में शामिल नहीं हुए। गांधी और नेहरू के बार बार जोर देने पर उन्होंने 4 महीने बाद वजीर तालीम का ओहदा संभाला। माउंटबेटन ने ओहदा संभालने के बाद जब हिंदुस्तान के तकसीम का प्रोसेस शुरू किया तब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उसकी पुरजोर मुखालिफत की। एक हिंदुस्तानी होने के नाते उन्हें मुल्क को टुकड़ों में बंटते देखना कबूल नहीं था। आज़ादी के बाद जब हिंदुस्तानी मुसलमानों का पाकिस्तान जाने का सिलसिला शुरू हुआ तो आज़ाद ने उन्हें नसीहत देने की कोशिश की। मौलाना ने उत्तर प्रदेश से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों से कहा, आप अपने वतन को छोड़कर जा रही हैं, क्या आपको पता है कि इसका नतीजा क्या होगा? इस तरह आपका जाना हिंदुस्तान के मुसलमानों को कमजोर करेगा। अगरचा मजहब की बुनियाद पर हिंदू आपसे मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो कौम और हुब्बुल वतनी की बुनियाद पर मुख्तलिफ नहीं है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में आपको दूसरी कौम के शहरी के तौर पर देखा जाएगा। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के जबरदस्त हामी और वकील मौलाना आज़ाद का इंतकाल 22 फरवरी 1958 को दिल्ली में हो गया। अमृतसर के तारीखी जलियांवाला बाग का नाम किसने नहीं सुना होगा, जब जनरल डायर के हुक्म के बाद सैकड़ों लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। इसमें न जाने कितने लोगों की जान चली गई। जलियांवाला बाग में उस दिन जो भीड़ जमा हुई थी वो किसी और के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मशहूर लीडर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी की मुखालिफत में जमा हुई थी। जब अंग्रेजी हुकूमत ने 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया तो पेशे से वकील और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी डॉक्टर किचलू ने अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त आवाज बुलंद की।
इस कानून के जरिए हुकूमत बिना वारंट के किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर सकती थी। 15 जनवरी 1888 को अमृतसर में पैदा हुए डॉक्टर किचलू की अपील का ही असर था कि 30 मार्च 1919 को उनकी अवामी रैली में 30,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। इसके बाद डॉक्टर किचलू ने 9 अप्रैल को हुकूमत मुखालिफ एक जुलूस की सदारत की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने 1947 में मुल्क की तकसीम के खिलाफ भी खुलकर अपने ख्यालात का इजहार किया और पाकिस्तान के बनने की शदीद मुखालफत की। 1920 में जब खिलाफत की कोख से जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी ने जन्म लिया तो उसके फाउंडिंग मेंबर्स में एक डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू भी थे। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू अपने आखिरी दिनों तक जामिया मिलिया इस्लामिया से जुड़े रहे। 1924 में उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। उन्होंने तंजीम नाम से एक रिसाले की शुरुआत की। इसके जरिए से मुसलमानों से कौमी तहरीक में शामिल होने की अपील की। वो नौजवान भारत सभा के फाउंडिंग मेंबर भी थे। डॉक्टर सैफुद्दीन मुस्लिम लीग के नजरिए के सख्त मुखालिफ थे और आखिर तक 2 नेशन थ्योरी की मुखालिफत करते रहे। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग हुए तो उन्होंने भी कांग्रेस से दूरी बना ली। इस दौरान वो कम्युनिस्ट फिक्र से मुतासिर हुए। अमन और दोस्ती जैसी तंजीमों के जरिए से आलमी अमन के लिए काम किया। आज़ादी के बाद सोवियत भारत रिश्तों को सिमत देने में उनका बड़ा हाथ था, जिसके चलते 21 दिसंबर 1954 को उन्हें स्टालिन अमन अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड पाने वाले वो पहले हिंदुस्तानी थे। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप बने रहिए सलाम टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। मौलाना हसरत मोहानी जितने अच्छे मुसन्निफ उतने ही अच्छे शायर भी थे। मादरी वतन से बेपनाह मोहब्बत करने वाले मोहानी ने चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है जैसी मशहूर गज़ल लिखी है। मौलाना का शेरी मजमुआ कुलियात हसरत के नाम से मशहूर है। उन्होंने उर्दू गज़ल को एक नया मुकाम दिलाने में अहम रोल अदा किया था। उनके शायरी में समाजी, सियासी, अदालती और आज़ादी का एहसास नजर आता है। मौलाना हसरत मोहानी की पैदाइश लखनऊ के उन्नाव जिले के मोहान कस्बे में 1 जनवरी 1875 को हुई थी। इब्तदाई तालीम पूरी करने के बाद हसरत मोहानी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। कॉलेज के दौरान ही हसरत मोहानी कई तहरीक का हिस्सा बने, जिसकी वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। यहाँ तक कि उन्हें कॉलेज से सस्पेंड भी कर दिया गया, लेकिन इससे उनकी आज़ादी का जुनून कम नहीं हुआ। हसरत मोहानी मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते रहे और कई बार जेल भी गए। उनकी अहलिया निशातुन्निसा बेगम, जो हमेशा पर्दे में रहती थी, उन्होंने भी अपने शौहर के साथ आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। मौलाना हसरत मोहानी ने एक मैगजीन उर्दू मुअल्ला निकाली, जिसका इस्तेमाल उन्होंने आज़ादी के मकसद को आगे बढ़ाने के लिए किया। मोहानी अपनी मैगजीन के जरिए ब्रिटिश हुकूमत के दमन और गलत पॉलिसीज के खिलाफ लोगों को बेदार कराते रहे, जिससे अंग्रेज नाराज हो गए और उन पर जुर्माना लगाया। जुर्माना ना देने की वजह से वो जेल गए। जेल से छूटने के बाद भी वो अंग्रेजों के खिलाफ लिखते रहे। मौलाना बड़ी बेबाकी से अपनी कलम के जरिए लोगों को आज़ादी की लड़ाई से रूबरू कराते रहे। अंग्रेज उनकी कलम की ताकत को समझ चुके थे। इसी डर से उनकी मैगजीन बंद करा दी गई, लेकिन अंग्रेज उनका हौसला नहीं तोड़ सके। वो लोगों के दिलों में आज़ादी की मशाल जलाते रहे। मौलाना हसरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इनकलाब जिंदाबाद वही नारा है जिसे भगत सिंह ने हमेशा के लिए अमर कर दिया। मौलाना हसरत मोहानी ने अपनी शायरी और लिटरेचर से लोगों में आज़ादी की अलख जगाई। मोहानी हिंदुस्तानी तारीख में पहले शख्स थे जिन्होंने मुकम्मल आज़ादी का मुतालबा किया था। हसरत मोहानी ने स्वदेशी आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
1946 में जब आईन साज असेंबली बनी तो मोहानी को भी शामिल किया गया। बाबा साहब अंबेडकर के साथ मिलकर उन्होंने हिंदुस्तान को संवारने के लिए जो बन पड़ा किया। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक मुल्क के लिए कुर्बान कर दी। मजहब की बुनियाद पर मुल्क के बंटवारे की मुखालिफत करने वाले मोहानी ने पाकिस्तान जाने की पेशकश ठुकरा दी और 13 मई 1951 को लखनऊ में आखिरी सांस ली। आजादी के बहादुर सिपाही हसरत मोहानी भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कुर्बानी को तारीख में भुलाया नहीं जा सकता।